आज हम ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की आर्थिक स्थिति पर एक नजर डाल रहे हैं। जी। हमारे पास कुछ ऐतिहासिक लेख हैं जो ये बताते हैं कि कैसे भारत का पैसा, भारत के संसाधन इंग्लैंड पहुंच रहे थे। ये सिर्फ आप कहिए कब्जा नहीं था, बल्कि पूरी सोची समझी आर्थिक व्यवस्था थी। बिल्कुल, एक पूरा सिस्टम था। तो चलिए इसी व्यवस्था को थोड़ा खोल कर देखते हैं। मतलब सवाल ये है कि भारत से इंग्लैंड पैसा आखिर जा कैसे रहा था और उसका भारत पर क्या असर पड़ रहा था। बिल्कुल। देखिए, स्रोत साफ दिखाते हैं कि जो पूरा भारतीय प्रशासन था ना, वो असल में इंग्लैंड के फायदे के लिए ही काम कर रहा था। अच्छा, हाँ, इसी में एक चीज आती है, होम चार्जेस। होम चार्जेस ये क्या थे? ये वो खर्चे थे जो भारत की तरफ से इंग्लैंड में चुकाए जाते थे। भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के दफ्तर का खर्चा, वहां के अधिकारियों की तनख्वाह, उनकी पेंशन। अरे, मतलब भारत भुगतान कर रहा था इंग्लैंड में होने वाले खर्चों का। जी हाँ। और सिर्फ यही नहीं, इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के शेयरधारकों को दिया जाने वाला मुनाफा भी था। ओह। विदेश से जो कर्ज लिए गए थे उनका ब्याज, सेना और प्रशासन का बहुत सारा खर्चा जो इंग्लैंड से जुड़ा था, इंग्लैंड से खरीदे गए सामान का भुगतान, ये सब भारत के खजाने से जा रहा था। बाप रे। और इसके अलावा जो निजी विदेशी पूंजी लगी थी भारत में, उस पर ब्याज और मुनाफा। फिर बैंकिंग, बीमा, जहाजरानी सेवाएं, इन सब के लिए भी भारत को भारी कीमत चुकानी पड़ रही थी। ये तो मतलब एक तरफा मामला लग रहा है। ये तो हुई सीधे पैसे की बात, लेकिन व्यापार, क्या व्यापार में कुछ बराबरी थी ट्रेड में? नहीं, वहां भी देखिए मामला काफी टेढ़ा था। अंग्रेजों ने एक नीति अपनाई थी, इंपीरियल प्रेफरेंस। इंपीरियल प्रेफरेंस, शाही तरजीह। हाँ, कह सकते हैं। इसका सीधा मतलब ये था कि इंग्लैंड से जो सामान भारत आता था, उस पर टैक्स या तो बहुत कम था या था ही नहीं। अच्छा। लेकिन जब भारत का सामान जैसे कपड़ा या दूसरा तैयार माल ब्रिटेन जाता था, तो उस पर भारी टैक्स लगा दिया जाता था। ओ, तो मतलब अपने सामान के लिए दरवाजा खुला और हमारे सामान के लिए बंद। बिल्कुल। नतीजा क्या हुआ? भारतीय उद्योग जो पहले से थोड़े कमजोर हो रहे थे, वो और पिछड़ गए। उनके लिए मुकाबला करना बहुत मुश्किल हो गया। सही बात है। यहाँ एक और दिलचस्प बात सामने आती है स्रोतों से कि उस दौर में जो अमीर भारतीय थे, वो उद्योगों में पैसा लगाने के बजाय जमीन में ज्यादा निवेश कर रहे थे। हाँ, ये एक ट्रेंड था। शायद इसी वजह से औद्योगिक विकास थोड़ा धीमा रहा। और फिर जमीन से ही जुड़ा है अंग्रेजों का पैसा कमाने का एक और तरीका, लगान। बिल्कुल सही। जमीन से पैसा निकालना अंग्रेजों के लिए बहुत जरूरी था, और इसके लिए उन्होंने, आप कहिए, अलग अलग इलाकों में अलग अलग सिस्टम बनाए। मुख्य रूप से 3 थे। 3 सिस्टम कौन कौन से? पहला था स्थायी बंदोबस्त, जिसे जमींदारी व्यवस्था भी कहते हैं। हाँ, सुना है इसके बारे में। कॉर्नवालिस ने शुरू किया था। जी। 1793 में बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस, इन इलाकों में इसमें जमींदारों को जमीन का मालिक मान लिया गया। उन्हें सरकार को एक तय रकम देनी होती थी, और फिर वो किसानों से जितना चाहें उतना लगान वसूल सकते थे। सरकार का हिस्सा तय था, बाकी जमींदार का। इससे किसानों पर बोझ बहुत बढ़ गया। और दूसरा था रैयतवाड़ी व्यवस्था। ये थॉमस मुनरो और रीड ने शुरू की थी। मद्रास, बंबई, असम, सिंध, मतलब ब्रिटिश भारत के सबसे बड़े हिस्से में, लगभग 51% हिस्से में यही था। इसमें क्या अलग था? इसमें जमींदार नहीं थे। सरकार सीधे किसान यानी रैयत से लगान लेती थी। ये तो सुनने में बेहतर लगता है। हाँ, सुनने में। लेकिन असल में लगान की दरें बहुत ज्यादा थीं और वसूली बहुत सख्ती से होती थी। जरा सी फसल खराब हुई या दाम गिरे तो किसान कर्ज में डूब जाता था। ओह, तो नाम का ही फर्क था शायद। और तीसरा था महलवाड़ी व्यवस्था। ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत, पंजाब वगैरह में था, लगभग 30% इलाके में। महलवाड़ी मतलब? इसमें महल यानी पूरे गांव या गांव के समूह को एक इकाई माना जाता था। लगान पूरे गांव पर एक साथ लगाया जाता था और गांव के मुखिया या लंबरदार उसे वसूल कर सरकार को देते थे। अच्छा, तो पूरा गांव जिम्मेदार होते था। हाँ, इसमें भी लगान की दरें अक्सर बहुत ऊंची होती थीं। तो कुल मिलाकर चाहे जमींदारी हो, रैयतवाड़ी हो या महलवाड़ी, किसानों पर बोझ बहुत ज्यादा था। तो ये होम चार्जेस हो गए, एक तरफा व्यापार की नीतियां, और फिर ये जमीन से भारी लगान। इन सब तरीकों से पैसा लगातार भारत से बाहर जा रहा था। जी हाँ। और इसी पूरे फिनोमेना को, इसी प्रक्रिया को उस समय के चिंतकों ने धन निकासी यानी ड्रेन ऑफ वेल्थ का नाम दिया। सही कह रही हूं मैं? बिल्कुल सही। और इसका सबसे बड़ा नाम दादा भाई नौरोजी का है। हाँ, दादा भाई नौरोजी। उन्होंने इसे सभी बुराइयों की जड़ कहा था।
मतलब भारत की जो गरीबी थी, जो पिछड़ापन था, उसकी असली वजह वो इसी ड्रेन ऑफ वेल्थ को मानते थे। उन्होंने किताबें भी लिखी इस पर, है ना? हाँ, उनकी मशहूर किताब है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। उसमें और अपने दूसरे लेखों में उन्होंने बड़े विस्तार से आंकड़ों के साथ समझाया कि कैसे भारत का पैसा इंग्लैंड जा रहा है और भारत को इसका कोई फायदा नहीं मिल रहा। और भी किसी ने इस पर काम किया? हाँ, रमेश चंद्र दत्त थे। उन्होंने इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखी। उसमें उन्होंने हिसाब लगाया कि भारत की सरकारी आय का लगभग आधा हिस्सा हर साल देश से बाहर चला जाता था। आधा हिस्सा? ये तो बहुत ज्यादा है। जी, और ये बात सिर्फ बुद्धिजीवी ही नहीं कह रहे थे। 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी बाकायदा प्रस्ताव पास करके माना कि भारत में जो बार बार अकाल पड़ रहे हैं, जो गरीबी बढ़ रही है, उसकी जड़ यही धन निकासी है। लेकिन एक और नजरिया भी था, जैसा स्रोतों में दिखता है, सर सैयद अहमद खान का। हाँ, उनका नजरिया अलग था। वो ब्रिटिश शासन के प्रति वफादार थे और उनका मानना था कि मुसलमानों का विकास अंग्रेजों के साथ सहयोग करके ही हो सकता है। जी, ये उस समय के अलग-अलग विचारों को दिखाता है। जाहिर है, हर कोई एक ही तरह से नहीं सोच रहा था। हालात जटिल थे। सही। लेकिन दादाभाई नौरोजी का जो काम था धन निकासी पर, वो बहुत प्रभावशाली रहा। उन्होंने सिर्फ लिखा ही नहीं, 1865 में उन्होंने लंदन में इंडिया सोसाइटी बनाई। लंदन में? हाँ, ताकि अंग्रेजों को भारत की असलियत बता सकें। और फिर 1892 में वो ब्रिटिश संसद हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य चुने जाने वाले पहले भारतीय बने। ये बड़ी बात थी। वाकई में। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो ब्रिटिश राज के तहत एक पूरी व्यवस्था बनाई गई थी जिसके जरिए भारत का धन लगातार इंग्लैंड पहुंचता रहा। जी, चाहे वो प्रशासन के नाम पर होम चार्जेस हों या व्यापार की नीतियां जो सिर्फ अंग्रेजों के फायदे में थीं, या फिर जमीन से वसूला गया भारी लगान। हाँ, ये सब मिलकर वही बनता है जिसे दादाभाई नौरोजी ने धन निकासी कहा। और इसका असर भारत की अर्थव्यवस्था पर बहुत गहरा पड़ा, लंबे समय तक रहा। इसने देश को आर्थिक रूप से सच में कमजोर कर दिया। और आज भी ये सोचने वाली बात है ना, कि कैसे एक देश के संसाधन, चाहे वो किसी भी नाम पे हो, व्यापार के नाम पर, प्रशासन के नाम पर, जब दूसरे देश में जाते हैं तो उसका असर क्या होता है। और ये इतिहास आज भी शायद अमीर और गरीब देशों के बीच के रिश्तों को, हमारी समझ को कैसे प्रभावित करता होगा। बिल्कुल, ये सवाल आज भी उतना ही प्रासंगिक है।